हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 2 BHIC 133 का। इसका नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रसार और सुदृढ़ीकरण। यहाँ पर हम यूनिट 1 की बात कर चुके हैं। यूनिट 2 के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ पर है आपका संघर्ष और सुदृढ़ीकरण। कब से लेके कब तक का? 1206 से लेके 1290 तक का, कि उस समय इसका क्या संघर्ष चल रहा था और किस प्रकार से इन्होंने इसको मजबूत किया, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप कि जो समय चल रहा था वो था 1206 से 1290 तक का। और हुआ क्या था कि ये जो समय था ये इतिहास का उस समय दिल्ली सल्तनत का सबसे चुनौतीपूर्ण समय चल रहा था। चुनौतीपूर्ण का मतलब होता है दोस्तों, वहाँ पर कोई जो चीज़ थी वो नॉर्मल नहीं थी। आप समझ रहे हो, कोई घटना घट रही होगी या तो वहाँ पर क्या हो रही होगी, जो सरकारें हैं वो बदल रही होगी, मतलब कुछ उथल पुथल वाला जो कार्य था वो चल रहा था। इसलिए इस समय को दिल्ली सल्तनत का अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है। तो यहाँ पर समझिए आप 1206 में मोहम्मद गोरी की अकस्मात मृत्यु हो गई, यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये यहाँ पर एक बात है। आगे यहाँ पर समझिए मृत्यु होने के पश्चात क्या हुआ। इनके 3 सेनापति थे, ठीक है। एक थे ताजुद्दीन यलदूज, एक थे नसरुद्दीन कुबाचा और एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो अब ये जो सेनापति थे इनके बीच में संघर्ष चालू हो गया कि सर्वोच्च कौन है। होता है ना ऐसा, मान के चलो कि कोई राजा है, ठीक है, और उसके 3 उत्तराधिकारी है। अब तीनों उसके जो पुत्र हैं वो क्या है कि ये सोचेंगे कि अब हम में से कौन इस गद्दी पर बैठेगा। तो सेम यहाँ पर पुत्र की नहीं, इनके सेनापति की बात हो रही थी। और इन तीनों सेनापति में क्या हो रहा था कि यहाँ पर संघर्ष चालू हो गया था, ठीक है, कि कौन यहाँ पर सर्वोच्च है। अगर पुत्र होता तो डिसीजन बहुत आसान होता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला पुत्र है वही राजा बनता, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती। लेकिन यहाँ पर बात सेनापति की गई है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने अपने अल्प शासन काल में, हम अल्प शासन काल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि केवल 4 वर्षों का, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित कर दी, ठीक है। और ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में उनके दामाद को, यानी किनको, इल्तुतमिश को यहाँ पर गद्दी संभाली गई, ठीक है। तो इनको यहाँ पर बोला गया कि आप यहाँ पर गद्दी संभालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया। लेकिन इसके अलावा भी अब हमने देखा ना कि जो काल था कैसा था, चुनौतीपूर्ण था। और इस काल को राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। इस समय राजनीतिक अस्थिरता का क्या मतलब है, यानी कि कोई एक बंदा, जैसे मान के चलो कोई राजा है वो मर जाता है, फिर उसका सेनापति बनता है, जैसा कि इसमें हुआ, ठीक है, और उसके बाद उसको भी कुछ हो जाता है, फिर कोई और बनता है, फिर उसको भी कोई हरा देता है, ठीक है। यानी उस समय राजनीतिक अस्थिरता थी। जैसे आप समझ रहे हो, जैसे भारत में लेकर चलते हैं हम कि कोई पार्टी जीत गई, ठीक है, और वो पूरे बहुमत से नहीं जीती, उसने क्या किया, फिर अलग अलग पार्टियों से गठबंधन चलाए, फिर बार बार चेंज होते गए। तो इसे कहते हैं राजनीतिक अस्थिरता। इससे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, उसके बाद यहाँ पर शासन किया, और जो छोटे छोटे राजपूत थे, सरदार थे, स्थानीय सरदार थे, उन्होंने भी इसके ऊपर विरोध किया। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो किसकी थी, वो थी मंगोल की। जो मंगोल थे वो यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, ठीक है। इसके कारण भी यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मंगोल समस्या, यानी इस टॉपिक में क्या होगा कि जो मंगोल होंगे वो एक तरह से समस्या के रूप में सामने आएंगे। अब वो समस्या के रूप में सामने कैसे आएंगे वो देखते हैं हम, आखिरकार वहाँ की सिचुएशन क्या चल रही थी। तो सबसे पहले देखिए, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू कुश पर्वत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों? दिल्ली सल्तनत पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और भी चीज़ों के लिए था।
प्राकृतिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए और सिल्क मार्ग तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिंदू कुश पर्वत को माना जाता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, दिल्ली सल्तनत वाले जो है उनको प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो मंगोल थे वो आक्रमण कर रहे थे। अब मंगोल जब आक्रमण कर रहे थे तो सुल्तानों के नियंत्रण में केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक ही सीमित रह गए। यानी जो ये चाहते थे कि हिंदू कुश पर्वत तक हो, ठीक है, लेकिन वो वहाँ तक जा नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ से जो मंगोल जो है वो आक्रमण कर रहे थे। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, अगर हम बात करें खिलजी के शासनकाल की, तो खिलजी के शासनकाल में क्या हुआ, मंगोलों द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किए गए कई बार। ठीक है, तो उसमें से हम देखते हैं यहाँ पर बार बार लगातार आक्रमण किए गए। तो पहला जो आक्रमण था, प्रथम आक्रमण, वो था 1299 में किया गया, जिसमें जो उसका हेड थे यानी जो उसको लीड कर रहे थे वो थे ख्वाजा के नेतृत्व में। और अगर हम बात करें दूसरा आक्रमण तो वो हुआ था 1313 में, दूसरा आक्रमण हुआ था जिसे दिल्ली का व्यापक स्तर पर विनाश हुआ। यानी कि प्रथम आक्रमण में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना कि दूसरे आक्रमण में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, व्यापक रूप से सर्वनाश हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मंगोल क्या कर रहे थे, बार बार लगातार आक्रमण करते जा रहे थे। अलाउद्दीन ने क्या किया, इसे रोकने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली, और वो तरकीब क्या थी, अलाउद्दीन ने सैनिक शक्ति को बढ़ा दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सेना शक्ति बढ़ा दी और सेना वहाँ पर शामिल कर लिए और सीमा के किलों को मजबूत कर दिया, यानी कि बॉर्डर्स को मजबूत कर दिया वहाँ पर और सैन्य शक्ति को बढ़ा दिया। तो हम देखते हैं ये क्या ये चीज़ काम आएगी, तो हाँ ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पर काम आने वाली है। अब इससे क्या हुआ, ये जो दो कार्य किए इससे ये हुआ कि मंगोल जो थे उन्होंने 1306 में और फिर 1308 में पराजय स्वीकार करना पड़ा, उनको पराजय का सामना करना पड़ा। जैसे जिस हिसाब से वो क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे और जीतते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक निर्णय से इनको पराजय का सामना करना पड़ा, 1306 में भी और 1308 में भी। अब क्या हुआ, अब दिल्ली के सुल्तानों के पास क्या हो गया, कुछ जो समय मिल गया और अब इनको अपनी स्थिति सुधारने का मौका भी मिला। तो इन्होंने क्या किया, सल्तनत की सीमाओं का प्रसार करना चालू कर दिया। इसी तरीके से क्या हुआ, दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने मंगोल की समस्याओं का भी कुछ हद तक जो है समाधान निकालने में सफल रह गए, और क्या हुआ, मंगोलों से अपने राज्यों को बचाए रखने में भी उनको थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है भारत में तुर्की विजय के राजनीतिक परिणाम। इसका क्या मतलब है, देखिए भारत में क्या हुआ, तुर्की विजय यानी तुर्की क्या हुए, जीत गए। तो इससे राजनीतिक परिणाम क्या हुआ, यानी इससे क्या परिणाम निकलता है तुर्की के जीतने का राजनीतिक तौर पे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरीके के जो है वहाँ पर परिवर्तन आए थे। तो हम समझते हैं इसको कि किस प्रकार से क्या हुआ था। यहाँ पर देखिए, तुर्की विजय के बाद भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरीके के परिवर्तन आए थे। अब क्यों आए थे, क्योंकि राजा को यहाँ पर क्या हुआ था, असीमित अधिकार प्राप्त हो गया था। यानी कि राजा बहुत पावरफुल हो गया था, उसके पास जो अधिकार थे वो अनलिमिटेड हो गया था, वो कुछ भी कर सकता था। अब देखते हैं यहाँ पर राजा के अधिकारियों को राजस्व इकट्ठा करने के लिए क्या मिल गई, यहाँ पर राजस्व इकट्ठा करने के लिए भी और सेना के रखरखाव के लिए भी एक अलग से भूक्षेत्र प्रदान किया गया। ठीक है, इन सभी कार्यों से क्या हुआ, शहरी अर्थव्यवस्था में वृद्धि आ गई, शहरी अर्थव्यवस्था में वृद्धि आ गई। प्लस में तुर्की ने क्या किए थे, जो चरखे लगाए थे उस चरखे से कृषि उत्पादन भी बढ़ने लग गया और कृषि उत्पादन को बढ़ने में सहायता भी मिलने लग गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने कहाँ तक की बात कर ली, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है भारत में तुर्की विजय के राजनीतिक परिणाम तक। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ से। तो अब जो हमारा टॉपिक आता है दोस्तों, वह है खिलजी शासन का प्रसार। यहाँ पर आप समझिए, अब यहाँ पर कौन ताकतवर हो जाएंगे, किनका हल्ला बोल होगा, यानी कि यहाँ पर किसकी चलेगी। ठीक है, वो चलेगी खिलजी शासन की।
ठीक है। अब ये अपना क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। उस प्रसार करने में इन्होंने कौन से तरीके अपनाए, ठीक है, और कैसे इनकी बारी आ गई, कैसे इनका समय आ गया, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम कि 13वीं शती के अंत तक तुर्की शासन खिलजी वंश द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया, ठीक है। वहाँ पर एक घटना घटी जिसके कारण ये हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, सुल्तान जलाउद्दीन जो थे उन्होंने क्या किया, खिलजी क्षेत्रीय प्रसार के लिए और धन इकट्ठा करने के लिए गलत रास्ता अपनाया, जो कि क्या था, जो कि था पड़ोसी क्षेत्रों पर हमला करना। गलत क्या था, उस समय यही सारी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, धन इकट्ठा करने के लिए पड़ोसियों क्षेत्रों पर हमला किया और उनको लूट मार करने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, सुल्तान जलाउद्दीन की हत्या हो गई, ठीक है। हत्या के पश्चात अब अलाउद्दीन सुल्तान बन गए और उन्होंने साम्राज्य का और प्रसार किया। यानी कि जब जलाउद्दीन मर गए तो उनके मरने के पश्चात उनके जो अगले अलाउद्दीन सुल्तान थे, जब वो बने तो उन्होंने साम्राज्य के प्रसार के कार्य को और आगे जारी रखा, ठीक है। और उसके शासनकाल के दौरान 14वीं सदी के मध्य तक सल्तनत की जो सीमाएं थी वो दक्षिण प्रायद्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गई थी। यानी इन्होंने साम्राज्य के प्रसार के काम को सही से किया। आगे देखते हम, अब पश्चिम तक पहुंच गया, अब वहां तक का देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ तक पहुंचते हैं। पश्चिम तथा मध्य भारत की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने क्या किया, दिल्ली में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे पहले इन्होंने सोचा क्षेत्रीय प्रसार करेंगे। और उसके लिए इन्होंने सबसे पहले गुजरात प्रदेश में सैनिक अभियान चलाए, ठीक है। गुजरात प्रदेश में जो सैनिक अभियान चलाए तो इनके दो जो सेनापति थे जिनको ये सर्वश्रेष्ठ मानते थे, एक का नाम था उलूग खान और एक का नाम था नुसरत खान। इनकी सहायता ली। अब इनकी सहायता से क्या हुआ, गुजरात प्रदेश में सरलता से जीत गए। बहुत ही मतलब नॉर्मल बात होगी उनके लिए, ईजिली इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, ये कार्य और बढ़ता गया, ठीक है। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने 1305 में मालवा पर अधीन कर लिया। मालवा पे अधीन मतलब मालवा को अपने कब्जे में ले लिया। और मालवा को अपने कब्जे में लेने के तुरंत बाद ही इन्होंने उज्जैन पर भी अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने किस किस को, मालवा और उज्जैन को अपने नियंत्रण में ले लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उत्तर पश्चिम तथा उत्तर भारत की बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पर क्या हुआ कि अलाउद्दीन जो है वैसे बने रहे या उनकी भी हत्या हो गई। ये सारी बात हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो अलाउद्दीन द्वारा जलाउद्दीन की हत्या के पश्चात उसका परिवार वहाँ से भागकर मुल्तान चला गया, ठीक है। मुल्तान चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनको डर लग गया, किस चीज़ की, किन चीज़ का डर था इनको। जो डर था वो था कि कहीं विद्रोह ना हो जाए। तो विद्रोह को संभालने के कारण अलाउद्दीन ने क्या किया, उल्लूग खान तथा जफर खान, इनको क्या किया, इन्होंने मुल्तान भेजा और उसके परिवार को नष्ट करने के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि या तो उनको बंदी बना के लाओ या तो उनको उधर ही निपटा देना, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हुआ, जलाउद्दीन के परिवार को बंदी बना लिया गया, ठीक है। तो बंदी बना लिया गया और मुल्तान फिर से दोबारा से फिर किसके कब्जे में आ गया, दिल्ली के नियंत्रण में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर पूरे किसकी बात कर ली, हमने यहाँ पर कर ली है पूरी की पूरी बात, वो है खिलजी शासन की। अब खिलजी शासन के बाद हमारा आता है तुगलक शासन का प्रसार। तो तुगलक शासन का प्रसार हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम तुगलक शासन के प्रसार की बात करेंगे, यानी कि इसमें क्या होगा, तुगलक शासन का प्रसार होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम सबसे पहले कि राजनीतिक अस्थिरता थी। आप देख रहे हो ना कितनी सारी चीज़ें हो रही है कि यहाँ पर किसी की मृत्यु हो रही है, जो पहले शासक होता है उसके बाद कोई दूसरा बंदा आ जाता है, तो इसे राजनीतिक अस्थिरता कहते हैं। इसी के कारण क्या हुआ, सल्तनत का प्रभावशाली नियंत्रण केवल केंद्रीय भूभाग तक ही सिमट कर रह गया। उसके बाद तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में दिल्ली
के सिंहासन को प्राप्त किया। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर उस चीज़ को ठीक करेंगे जो वहाँ पर बेस चीज़ जो है बिगड़ गई थी। किसी भी जगह की जो बेस होती है, जैसे अगर मान के चलो कोई बंदा मुख्यमंत्री बनता है किसी राज्य का, ठीक है, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ पर जो है वहाँ की बेस चीज़ों को वो ठीक करेगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वोड पर ध्यान देगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसी चीज़ पर ध्यान दिया, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, उस समय उनका जो प्रशासनिक तंत्र था, जो कि उस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो कमज़ोर पड़ गया था। और खजाना यानी कि वित्तीय, समझ रहे हो ना आप, यानी कि पैसों से संबंधित चीज़ जो है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, तो खजाना भी बिल्कुल यहाँ पर खाली हो चुका था। दो मेन चीज़ें बिगड़ गई थी, एक प्रशासनिक तंत्र और एक खजाना, दोनों ही खत्म हो चुका था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, अपना मुख्य उद्देश्य इसी चीज़ पर रखा। अपना मुख्य उद्देश्य इन्होंने रखा कि आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति को सुधारना है, और उसी के ऊपर अपना फोकस जमा लिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पूर्वी प्रांत की। तो पूर्वी प्रांत में पूर्वी भारत में बंगाल प्रांत के जो गवर्नर थे वो स्वयं को स्वतंत्र करने के अवसर ढूंढते रहते थे, ठीक है। अगर ऐसा कोई अवसर आता कि जिसमें स्वतंत्र होना हो तो वो उस चीज़ को जाने नहीं देते थे। और फिरोज शाह की मृत्यु के बाद 1323 से 24 में सिंहासन के लिए भाइयों के बीच क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया। तो उस समय सुल्तान की सेनाओं ने सरलता से बंगाल की सेना को पराजित कर लिया। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर कितनी जो सिचुएशन है वो मुश्किल चल रही है। ये ऐसी बात हो गई कि जैसे राज्य में क्या है कि आर्थिक संकट पैदा हो रखा है, और क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई, दूसरे मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, और किसी और राज्य ने वहाँ पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पर पराजित होना तो संभव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर पश्चिम तथा उत्तर की बात करते हैं हम। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इन क्षेत्रों को जीतकर वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया और दोबारा दिल्ली लौट गए। वहाँ उन्होंने क्या किया, अपना जो काम है वो किया, प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के बाद वापस दिल्ली लौट गए। और लगभग अगर हम बात करें 1332 की, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने कराची क्षेत्र पर विजय पाने के लिए वहाँ पर उन्होंने एक अभियान चलाया, ठीक है, और खुसरो के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। खुसरो ने क्या किया, कराची क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, यानी कि जो उससे बोला गया वो उसने कर लिया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी गड़बड़ करी, और वो गड़बड़ क्या है वो हम देखते हैं। तो खुसरो ने सुल्तान के आदेश की अवहेलना कर दी। उसको जहाँ पर बोला गया था कब्जा करने के लिए वहाँ कर लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद इसको कॉन्फिडेंस आ गया, ये आप समझ सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तो उस सुल्तान के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्होंने अपने उत्साह में तिब्बत की ओर भी आगे बढ़ गए, जबकि इनको आदेश नहीं मिला था तिब्बत जाने की। तो तिब्बत की ओर भी आगे बढ़ गए, और वहाँ पर हुआ क्या, इनका जो प्लान है वो चौपट हो गया, और तुरंत ही वहाँ वर्षा शुरू हो गई। वर्षा शुरू होते ही जो इनकी सेना है वो बीमार पड़ गई, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी ना किसी भी चीज़ की। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको लगा नहीं था वर्षा होगी, वर्षा शुरू हो गई और बीमार पड़ गए, और उससे इतनी ज़्यादा हानि हुई कि मात्र 3 ही जवान इनके जो सेना में थे वो बच गए। और इस विपत्तिपूर्ण जो चीज़ इनके साथ हुई थी, जो हादसा हुआ, उसकी कहानी बताने लग गए। मतलब ये 3 ही बंदे बचे थे जिन्होंने अपनी उस हार की कहानी बताई। इससे क्या हुआ, कराचिल अभियान, जो अभियान इन्होंने चलाया था, कराचिल अभियान, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और संसाधनों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और इससे क्या हुआ, इससे इनकी जो नींव है, आप समझ सकते हो, मतलब इनको अगर संसाधनों का नुकसान हो रहा है, हथियारों का नुकसान हो रहा है, तो इनकी आर्थिक जगह पर चोट पहुंची। जिससे क्या हुआ, जिससे सुल्तान मोहम्मद तुगलक को काफ़ी ज़्यादा ठोस पहुंच गई, ठीक है। तो यही था आपके इस यूनिट 2 में, और बाकी की बात हम यूनिट 3 में करेंगे। टेलीग्राम पे जिसने ज्वाइन नहीं किया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोई टॉपिक अगर आपको पूछना हो पर्सनली तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। बाकी यही थी वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है अगर पसंद आ गया आपको तो, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन आप प्रेस कर सकते हो। कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, शेयर कर सकते हो।
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।